अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई इंडिकेटर सामने आए हैं जिसमें इंडिया के साथ वो ममालिक जो कि करीब नज़र आते थे अब थोड़ा सा दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले ईरान ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए थे जिसमें ऐसा लग रहा था कि ईरान जो है अब चाइना के साथ कोऑपरेशन करने में इंटरेस्टेड है और इंडिया के साथ अब वो कुर्बत दिखाई नहीं दे रही। और अब बांग्लादेश ऐसा मुल्क है जिसके हवाले से इस किस्म के शवाहिद मिल रहे हैं कि वो भी इंडिया से खुश नहीं हैं, एक तरह से खुश भी नहीं है। और जिस तरह जियोपॉलिटिक्स जो है वो काम करती है, एक इंटरेस्ट बेस ये सिचुएशन होती है जिसमें हर मुल्क जो है अपना इंटरेस्ट देख रहा होता है। तो ऐसा मालूम होता हुआ नज़र आ रहा है कि बांग्लादेश को भी एक बेहतर अल्टरनेटिव मिलता हुआ नज़र आ रहा है और अगेन फिर से वो चाइना ही है। जब से इंडिया ने जो है अमेंडमेंट्स पास की हैं जिसमें कश्मीर के चाइनीज़ हिस्से को भी उन्होंने इंडिया का हिस्सा दिखाया है, तब ही से चाइना ने फॉरेन पॉलिसी में और मिलिट्री इंगेजमेंट में इंडिया को एक तरह से ओवर पावर करना शुरू कर दिया है। इसी तरह जब से CAA यानी सिटीज़न अमेंडमेंट बिल और NRC जो है इस तरह की अमेंडमेंट सामने आई हैं, तो मुसलमान ममालिक में तो इससे इंडिया का एक बहुत नेगेटिव इमेज फैला ही है। इससे स्पेशली बांग्लादेश और इंडिया में शायद बहुत अरसे बाद एक क्रैक बनता हुआ नज़र आ रहा है। बांग्लादेश जिसके खैर अच्छे हालात तो नहीं हैं, लेकिन लातादाद रोहिंग्या मुसलमानों को उन्होंने पहले ही पनाह दी हुई है और अगर आसाम के करीब से 10 लाख के करीब मुसलमान आ गए तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो ये सब फैक्टर्स उबल रहे हैं। बांग्लादेश को वैसे भी इंडिया से पानी की शेयरिंग में बहुत ज़्यादा मसले हैं और इंडिया जो है उनको प्रॉपर वाटर शेयर भी नहीं दे रहा। तो ये खैर थोड़ा सा बैकग्राउंड था जो कि इन चीज़ों की वजह बन सकता है जिसकी इंडिया जो है बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा। और जब इन चीज़ों को हम ध्यान में रखें और इस चीज़ की न्यूज़ सामने आए कि रिसेंटली जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने शेख हसीना वाजिद से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है, तो ऑब्वियसली बहुत सी स्पेकुलेशन उठते हुए नज़र आएंगी। इंडिया ने इस चीज़ को बहुत कवर किया है और उनका क्लेम ये है कि बांग्लादेश ने जो है पाकिस्तान को कश्मीर के मामले में स्नब कर दिया था इस टेलीफोन कन्वर्सेशन में, लेकिन रिगार्डलेस इस चीज़ के दूसरी चीज़ों में बेहतरी के बारे में नहीं बताया गया। तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इस चीज़ को ऐसे देखें, हमारे रशिया के साथ ताल्लुकात जो हैं देखने में शायद अभी भी वैसे ही हैं जो कि हमेशा से चल रहे हैं, लेकिन जो ताल्लुकात हमेशा से रहे हैं यानी आज से 10 साल पहले तक भी और आज के हालात में रशिया के साथ जो ताल्लुकात हैं उनमें बहुत फ़र्क है। इसी तरह बांग्लादेश से भी इस तरह की इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं और बांग्लादेश के साथ खैर इम्प्रूवमेंट्स का बहुत ज़्यादा चांस है क्योंकि पीपल टू पीपल रिलेशन जो है हमारे अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और जो वजूहात जिनसे बांग्लादेश जो है इंडिया से दूर होना शुरू हो सकता है उसके स्टेप्स भी नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बज़ाहिर चाइनीज़ कंपनी ने उस्मानिया एयरपोर्ट जो कि सिलेट के करीब है उधर एक नए टर्मिनल की कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया है जो कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर के करीब लगता है। इंडियन एनवॉय ने ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने की बहुत कोशिश की और शेख हसीना वाजिद से अपॉइंटमेंट्स लेने की भी कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसमें एक हिस्सा जो है कोविड-19 का भी था, वो भी एक फैक्टर प्ले कर रहा था, लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं और ऐसा भी मुमकिन है कि पूरी तरह से ही इंडिया को इस मामले में स्नब किया गया है। तो इन तमाम चीज़ों को देखकर और जिस तरह से चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करना शुरू किया है, क्या बांग्लादेश को इंडिया से दूर होते हुए देख रहे हैं? टू बी ऑनेस्ट मेरे ओपिनियन में फ्यूचर में अगर इंडिया जो है USA के साथ ज़्यादा अलाइन होता है और ताइवान को छेड़ने की कोशिश करता है, तब शायद चाइना जो है इंडिया के सामने एक पूरे फ्रंट के तौर पे सामने आ जाए और चाइना जो है अपने इफेक्टिवली पॉलिसीज जो है वो इंडिया के अगेंस्ट बनाना शुरू कर दे। लेकिन ये चीज़ वक्त आने पे ही पता चलेगी कि इंडिया जो है अपनी ताइवान की पॉलिसी को किस तरह से चेंज करता है। इसमें हम क्यूबा के एक स्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे और उसके साथ साथ ही हम साउथ कोरियन का KFX के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे, चूँकि इसकी कुछ अपडेट्स या पहले मॉडल की जो स्केल अप है उनकी कुछ तस्वीर निकल के सामने आई हैं। स्क्रिप्ट में जो है बेसिकली प्रोजेक्ट अज़म की डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स पे बात की गई है और साउथ कोरिया की एग्जांपल शायद सबसे बेहतरीन है कंपेयर करने के लिए। और चूँकि साउथ कोरिया जो है डेवलपिंग इंडस्ट्रीज़ में और डेवलपिंग ममालिक में सबसे बड़ी मिसालों में से एक है, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा टेम्पलेट पोर्ट्रे कर सकती है। एक बहुत एफिशिएंट इंडस्ट्री उनके पास मौजूद है और वो भी अपने FGFA प्रोग्राम यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को ब्लॉक स्टेजेस में डेवलप कर रहे हैं।
फर्स्ट ब्लॉक स्टेज जो है उनका एक सेमी स्टेल्थ जेट होने वाला है, जिसमें इंटरनल वेपन बेस जो है मौजूद नहीं होगी। साउथ कोरिया इस तरह की डेवलप कंट्री होने के बावजूद भी बहुत से सिस्टम्स जो है आउटसोर्स कर रही है। जो पहला प्रोटोटाइप वो बना रहे हैं या जो शेप अप होना शुरू हो गया है, लेकिन अगेन ध्यान में रखने वाली बात ये है कि बहुत सी आउटसोर्सिंग की गई है। एल्टा के इसमें शेयर्स मौजूद हैं, जनरल इलेक्ट्रिक इसमें इंजन है ऑफ कोर्स, और दूसरी कई आउटपुट्स भी इसमें मौजूद हैं, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग साब कंपनी भी इसमें मौजूद है। अब जब पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो जिसने अपना पहला कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन 17-18 के मुताबिक कंप्लीट किया था, और एयर चीफ ने जो है 2019 में ये कहा था कि पाकिस्तान की ज़रूरियात जो हैं एक ट्विन इंजन फाइटर जेट की हैं, जिसमें सुपर क्रूज़ की एबिलिटी मौजूद हो और लेज़र वेपन्स जैसी चीज़ें मौजूद हों। तो ये चीज़ें जो हैं काफ़ी हैरान कुन हैं, क्योंकि लेज़र वेपन जैसे कॉन्सेप्ट जो हैं वो 6th जनरेशन जेट्स के लिए सोचे जा रहे हैं, जिसमें हमें कई दहाइयाँ लग सकती हैं। लकीली जो हमारे लिए टाइमलाइन उन्होंने पोर्ट्रे की है वो यही सजेस्ट कर रही है कि हम जो हैं अभी 5th जनरेशन फाइटर जेट की जानिब ही जा रहे हैं, लेकिन अगेन उसमें भी बहुत से टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स मौजूद हैं। एक मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी जो कि अगेन क्यूबा की एक स्क्रिप्ट ही थी, जिसमें फ़्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में बताया गया था, और ये चीज़ हमें मद्देनज़र रखनी होगी या मद्देनज़र रखनी चाहिए कि पाकिस्तान ने अभी तक सिर्फ जॉइंट कोलैबोरेशन के थ्रू फाइटर जेट्स को तैयार किया है, और इंडिपेंडेंटली किसी फाइटर जेट को इस तरह के प्रोसेस में अभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। याद रहे कि यूएस ने जो है F-22 रैप्टर बनाने के बाद F-35 बनाया था, और F-35 बनाने में उन्हें जितनी मुश्किलात आई थी वो बताने की ज़रूरत नहीं, बस शायद यही बताना काफ़ी होगा कि इकोनॉमिक बजट जो है उनका $1 ट्रिलियन के करीब पहुंच गया था, और उनका बजट इतना ज़्यादा एक्सीड कर गया था कि उसे बंद करने के हवाले से बातें की जा रही थी। अब यहाँ पे अगेन साउथ कोरिया की मिसाल सामने आती है, जिनकी अपनी इंडस्ट्री जो है इस चीज़ को मान रही है कि अभी वो इतने तैयार नहीं हैं कि इतने कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग चीज़ को अभी वो कैरी कर सकें या इसकी ज़िम्मेदारी उठा सकें। और इस तरह के प्रोजेक्ट जो हैं चूँकि फ़ंडिंग की तलाश में भी होते हैं, और फंडिंग कंस्ट्रेंट भी जो है एक फ़ैक्टर होता है, इसलिए तमाम चीज़ें जो हैं हमें ध्यान में रखनी होगी। हाउएवर इस चीज़ के इंडिकेटर्स हमें मिल चुके हैं कि चाइना के साथ या टर्की के साथ मिलकर जो है हम फ्यूचर में इसी प्रोजेक्ट पे कोलैबोरेशन कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे हम ये चीज़ कोलैबोरेशन कर सकते हैं, हमें ये प्रोजेक्ट आज़म जो है वो कॉन्सेप्चुअली और इम्प्लीमेंटेशन वाइज जो है ये प्रोजेक्ट एक सही डायरेक्शन की जानिब है, और लॉन्ग टर्म में ये हमारे लिए मुकम्मल तौर पे अचीवेबल प्लान है, जिससे हमारी ह्यूमन रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कई गुना बेहतर या एक टॉप टियर एविएशन इंडस्ट्री में आ सकता है। ये न्यूज़ जो है अल खालिद टैंक के हवाले से है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कल HIT यानी हैवी इंडस्ट्रीज टैक्सिला का विज़िट किया। ये विज़िट जो है अल खालिद 1 टैंक की आर्मर्ड कॉर्प्स रेजिमेंट की हैंडिंग ओवर सेरेमनी की वजह से था। DGISPR ने इसे पब्लिश किया है इस इवेंट को, और अल खालिद 1 की कुछ एबिलिटीज़ या प्रोमिनेंट फीचर्स को उन्होंने मेंशन किया है, जिसमें इसकी मोबिलिटी, स्पीड, बाई एक्सिस गन, कंट्रोल सिस्टम स्टेबलाइजेशन और स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया है। बेसिकली अपनी मूवमेंट को छिपाने के लिए स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है, या अपनी आइडेंटिटी को मास्क करने के लिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने HIT की एफर्ट्स को सराहा है, और HIT के चेयरमैन ने भी अपनी कॉन्टीन्यूस एफर्ट्स जो कि वो आर्मी को दे रहे हैं उसको जारी रखने का अज़म किया है। वाइल ये चीज़ एक पॉजिटिव साइन है कि अल खालिद 1 को डिलीवर किया जा रहा है, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और कुछ HIT के ग्लिचेस की वजह से भी ये टैंक बहुत डिले का शिकार है, और मेरे ख्याल से कम अज़ कम जो है इसे 3 साल या 4 साल पहले जो है डिलीवर कर दिया जाना चाहिए था, इफ़ नॉट मोर। अल खालिद जो है हमारी इस मौके पे कोर रिक्वायरमेंट है, जिसमें प्रोफिशेंसी हासिल करके ही हम अल खालिद टैंक या दूसरे तमाम टैंक जिनके बारे में हम बात करते हैं वो फ्रूइशन में आ सकते हैं, सिवाय VT4 टैंक के, जो कि ऑब्वियसली हम परचेज़ करने वाले हैं। खैर नेवरदलेस ये एक अच्छी चीज़ है कि इनकी डिलीवरीज़ को मुमकिन बनाया जा रहा है, जो कि अगर हम तमाम फंडिंग रिस्ट्रेंट्स या इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स को निकाल दें तो अदरवाइज़ ये एक बहुत केपेबल टैंक है। लाइक वीडियो, सब्सक्राइब, और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।